हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकिब जावेद आज के क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। तो प्रीवियस 3 से 4 क्लास से हम अभी महाद्वीपीय विस्थापन का अध्ययन कर रहे हैं। हम महाद्वीपीय विस्थापन के अंतर्गत 3 प्रकार के संचलन को देखें, 3 प्रकार के मूवमेंट को देख रहे हैं। महाद्वीपीय विस्थापन से क्या तात्पर्य था कि महाद्वीप जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं या उनका विस्थापन हो रहा है या गति कर रहे हैं। इसके आधार पर हमने महाद्वीपीय विस्थापन को यानी उसके संचलन के आधार पर, उसके मूवमेंट के आधार पर हमने महाद्वीपीय विस्थापन को 3 प्रकार से बांटकर पढ़ना शुरू किया था। पहले मूवमेंट के अंतर्गत अपसारी संचलन यानी कि डाइवर्जेंस मूवमेंट, दूसरे मूवमेंट के अंतर्गत अभिसारी संचलन यानी कि कन्वर्जेंस मूवमेंट, और तीसरा जो हमें पढ़ना था वो पैरेलल मूवमेंट यानी कि समानांतर संचलन। तो इसको अभी तक देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा और क्या बाकी है, और आज के क्लास के अंतर्गत हम किन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो अभी देखते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन को हमने 3 भागों में बांटकर पढ़ने की कोशिश की है। पहले के अंतर्गत अपसारी संचलन, जिसे हम डाइवर्जेंस मूवमेंट बोलते हैं, डाइवर्जेंस मूवमेंट कहलाएगा यह। दूसरा जो अभी हम फिलहाल पढ़ रहे हैं उसके एक भाग को हमने ख़त्म किया है नेक्स्ट प्रीवियस क्लास के अंतर्गत, उसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ना है। देखते हैं अभिसारी संचलन के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा है, क्या बाकी है। तो अभिसारी संचलन में इसका मतलब है कन्वर्जेंस मूवमेंट, कन्वर्जेंस मूवमेंट यानी कि यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, प्लेट जो है एक दूसरे से कन्वर्ज हो रहा है, मिल रहे हैं। और तीसरा जो हमें पढ़ना था वो पढ़ना था समानांतर संचलन यानी कि पैरेलल मूवमेंट। इसको हम पढ़ेंगे पैरेलल मूवमेंट। 1 से 2 क्लास के बाद इसको हम पढ़ने वाले हैं। ये चीज़ जो था अपसारी संचलन ये हमने पढ़ लिया है, ये हमारा पूरा है, कंप्लीट हो गया है। अभिसारी संचलन के अंतर्गत चूँकि प्लेट है, प्लेट पृथ्वी के सतह पर 2 प्रकार के हैं। एक प्लेट जो है महाद्वीपीय प्लेट है और दूसरा प्लेट जो है महासागरीय प्लेट है। यदि इन प्लेटों का टक्कर हो रहा है या ये प्लेट एक दूसरे से मिल रहे हैं तो इनके टक्कर के आधार पर महाद्वीपीय हो सकता है कि महासागरीय टक्कर हो रहा हो सकता है प्लेटों का महाद्वीपीय टक्कर हो रहा हो, यानी महाद्वीपीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे से टक्कर खा रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट एक साथ टक्कर खा रहे हैं। तो इस संदर्भ में हमने अभिसारी संचलन को 3 भाग में बांट कर देखा था। पहला जो था हमने जो इसको पढ़ लिया है, यह नेक्स्ट प्रीवियस क्लास के अंतर्गत ही इसको हमने ख़त्म किया है। तो जो क्लास हमने कर लिया है वह महासागरीय महाद्वीपीय क्लास था। ये टक्कर हमने यानी महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर का मतलब मैं यहाँ पे प्लेट नहीं लिख रहा हूँ कि वक्त ज़्यादा लगेगा। तो महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट के टक्कर के बाद क्या परिणाम होते हैं, कौन से रिजल्ट सामने आते हैं, ये चीज़ भी हमने पढ़ लिया है। प्रीवियस क्लास के अंतर्गत ही इसको हमने ख़त्म किया था। दूसरा जो आज के क्लास के अंतर्गत पढ़ना है हमें, हम पढ़ेंगे महासागरीय प्लेट और महासागरीय प्लेट का टक्कर। जब महासागरीय प्लेट का टक्कर होता है तब कौन से सिचुएशन क्रिएट होते हैं, तब कौन से परिणाम सामने आते हैं, किन चीज़ों का निर्माण होता है, किन चीज़ों का निर्माण नहीं होता है। तो आज के क्लास के अंतर्गत आज इसको हम कवर करने वाले हैं। एक पार्ट इसका और है जिसको हम बोलते हैं महाद्वीपीय प्लेट टक्कर। इसको नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं, यानी जो भी नेक्स्ट क्लास हो। और उसके बाद हम लोग समानांतर संचलन या पैरेलल मूवमेंट के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो हम एक सिलसिलेवार रूप से एक क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं, एक सोपान क्रम में हम अध्ययन कर रहे हैं। इस क्लास के जब से मैंने ये क्लास स्टार्ट किया है, फर्स्ट क्लास से लेकर अभी तक सारे क्लास जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। यानी कि यदि आप चाहें कि डायरेक्ट आकर अभिसारी संचलन के अंतर्गत महासागरीय टक्कर पढ़ लें और समझ लें तो ये संभव नहीं है।
या तो आपका कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर है या आप पहले से पढ़ चुके हैं, तब इन बातों को आप आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं, इससे पहले की चीज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं, जैसे कि इंटरनल स्ट्रक्चर, अर्थ मूवमेंट, सिस्मिक वेव, इन चीज़ों को नहीं पढ़ पाए हैं, डेन्यूडेशन, इन प्रोसेस को नहीं पढ़ पाए हैं, तो आपके लिए यहाँ पे समझना आसान नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है, अगर आप इस क्लास को समझना चाहते हैं या चाहते हैं कि बेहतर तरीके से समझें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रीवियस क्लास को पढ़ें। काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये एक कंसेप्ट है जो एक दूसरे क्लास से जुड़ा हुआ है। इसमें ये कहें कि ये क्लास अलग है, ये पार्ट अलग है, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से बांट कर पढ़ना मुश्किल है। ये सारे क्लास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और क्रमबद्ध रूप में जुड़े हुए हैं, एक सोपान क्रम में जुड़े हुए हैं। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो ज्योग्राफी में पढ़ाए जा सकते हैं, जैसे चट्टान है, अर्थ मूवमेंट है, लेकिन इसको एक क्रमबद्ध में मैंने किया है ताकि जो भी नया चीज़ आए वो प्रीवियस चीज़ से जुड़ा हुआ हो, ताकि बात समझने में आसानी हो। अभी भी हम जैसे पढ़ रहे हैं, हमने महाद्वीपीय विस्थापन के अंतर्गत सबसे पहले अपसारी संचलन को पढ़ा। अब उसके बाद जब हम अभिसारी संचलन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर को हमने पूरा कर लिया है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे महासागरीय टक्कर, और देखेंगे कि इसके क्या परिणाम हो रहे हैं, इसके क्या सिचुएशन है, यहाँ पे कौन सी स्थितियाँ बन रही हैं, पृथ्वी के सतह पर कौन सी आकृति का निर्माण हो रहा है। तो इसको आज पढ़ने से पहले एक चीज़ और आपको समझना जरूरी है। जैसे हमने अपसारी संचलन को पढ़ने के लिए पृथ्वी के सतह पर किस चीज़ को या किस स्थान को आधार बनाया था समझने के लिए, तो वो था मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक। इसको हमने आधार बनाया पढ़ने के लिए। मध्य अटलांटिक कटक कहाँ है, तो मध्य अटलांटिक कटक अटलांटिक महासागर के बीचों बीच है, उसको आधार बनाया, क्योंकि अपसारी संचलन जो है इन क्षेत्रों में हो रहा है। मध्य अटलांटिक कटक के समीप जो है अपसारी संचलन हो रहा है, प्रशांत महासागरीय कटक के समीप भी अपसारी संचलन हो रहा है, और हिंद महासागर के अंतर्गत भी अपसारी संचलन हो रहा है। तो इन तीनों जगहों को आधार बनाकर हमने डाइवर्जेंस मूवमेंट को कवर किया है, डाइवर्जेंस मूवमेंट को पढ़ा है। उसके बाद जब हम पढ़ रहे थे महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर, तो हमने किस जगह को आधार बनाया था, हमने आधार बनाया था उस टाइम में अमेरिकी प्लेट जो है, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी कॉन्टिनेंट जो है, उन दोनों को मिलाकर अमेरिका बोलते हैं, अमेरिकी प्लेट बोलते हैं। तो अमेरिकी प्लेट के पश्चिम क्षेत्र के मुड़दार पर्वत को आधार बनाया था, मुड़दार पर्वत को आधार बनाए थे। यानी कि महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर को पढ़ने के लिए अमेरिकी प्लेट के पश्चिम तटीय जो क्षेत्र है, यानी कि अगर हम देखें उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र में, तो जो कोस्टल माउंटेन है उसके अंतर्गत होने वाली जो भी घटनाएं थी, और एंडीज पर्वत के निर्माण की जो प्रक्रिया थी या जो स्थान है, उन क्षेत्रों को ध्यान में रखकर हमने महासागरीय और महाद्वीपीय टक्कर को पढ़ा था, और देखा था कि उन क्षेत्रों में होने वाली जो भी घटनाएं हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं, चाहे भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, या पर्वत निर्माण हो, या गर्त का निर्माण हो, वो कहीं ना कहीं इसी संचलन के कारण, इसी मूवमेंट के कारण, इसी टक्कर के कारण उत्पन्न हो रही हैं। अब जब हम पढ़ने जा रहे हैं महासागरीय टक्कर, तो इस जगह पे भी जरूरी है कि हम किसी स्थान को, किसी जगह को जहां ये दोनों प्लेट मिल रही हैं पृथ्वी के सतह पर, उसको आधार मानते हुए पढ़ें, ताकि उस जगह की विशेषताएं भी क्लियर हो जाए। तो हम इसको आधार बनाएंगे। कौन से आधार क्या होगा हमारा, तो आधार होगा यूरेशियन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट, इसको आधार बनाएंगे हम। ये प्लेट कहाँ, इसका सीमांत कहाँ है, इसका बाउंड्री कहाँ है, दोनों प्लेट की बाउंड्री कहाँ मिलती है, तो दोनों प्लेट की बाउंड्री जो है जापान, फिलीपाइन और इंडोनेशिया के क्षेत्र में पाई जाती है। यानी इन दोनों प्लेटों का जहाँ टक्कर हुआ है, यूरेशियन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट, इन दोनों प्लेटों का टक्कर
इन द्वीपों के क्षेत्रों में हुआ है, और कहीं ना कहीं इन द्वीपों के निर्माण के लिए जैसे जापान हुआ, इंडोनेशिया हुआ या फिलिपाइन हुआ, इन द्वीपों के निर्माण के लिए भी ये टक्कर ही जिम्मेदार है। यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन के अंतर्गत महासागरीय टक्कर जो हो रहा है, कहीं ना कहीं इन द्वीपों के निर्माण के लिए ये टक्कर, ये संचलन, ये मूवमेंट, ये गति जिम्मेदार है। अब आने वाले अभी क्लास जो चल रहा है इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कैसे जिम्मेदार है और कौन कौन सी स्थितियां वहां पे बन रही हैं। तो अब फिलहाल हमने किसको आधार बनाया? यूरेशियन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट को आधार बनाकर हम पढ़ रहे हैं। तो एक फिगर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब ये प्लेट मूवमेंट करते हैं तो कौन सा सिचुएशन बनता है। तो एक हम फिगर नॉर्मली बहुत रफ तरीके से इसको क्रिएट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम मान लें कि ये इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से समझने वाली चीज़ है कि ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये ऊंचाई वाला क्षेत्र है और ये गहराई वाला क्षेत्र है। देखने से ही लगता है कि ये क्षेत्र ऊंचा है, तो ये हो जाएगा महाद्वीपीय क्षेत्र कहलाएगा। समझना जरूरी है कि कौन सा महाद्वीपीय क्षेत्र है। ये महाद्वीपीय क्षेत्र है और ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाएगा महासागरीय क्षेत्र या प्लेट। महासागरीय प्लेट हो गया ये, यानी एक ही प्लेट पे महाद्वीप भी है और एक ही प्लेट पे महासागर भी है, और जो टक्कर हो रहा है महासागरीय प्लेट कहलाएगा, महासागरीय प्लेट सीमांत कहलाएगा। ये कौन सा? तो हम कहेंगे ये कौन सा प्लेट है? एक अगर देखा जाए तो ये यूरेशियन प्लेट है, और यूरेशियन प्लेट का महासागरीय प्लेट सीमांत किससे टक्कर खाता है? तो हम कहेंगे कि ये प्रशांत महासागरीय प्लेट से टक्कर खाता है। ये चीज़ें क्लियर होने जानी चाहिए, क्योंकि जिन स्थानों के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं उन स्थानों को समझना इस संचलन के माध्यम से जरूरी हो जाता है और आसान हो जाता है। क्योंकि इस तरीके की कंडीशन को हमने इसके अंतर्गत भी पढ़ा था, लगभग वही कंडीशन यहाँ भी क्रिएट हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं या कुछ परिणाम ऐसे हैं, कुछ रिजल्ट ऐसे हैं जो इस टक्कर के अंतर्गत, इस मूवमेंट के अंतर्गत तो देखने को मिलता है, लेकिन महासागरीय टक्कर के अंतर्गत देखने को नहीं मिलेगा। जबकि दोनों प्लेटों का टक्कर हो रहा है, महाद्वीपीय टक्कर भी होगा, तो यहाँ पे तीनों विशेषताएं या तीनों जो रिजल्ट होंगे, तीनों प्लेट के जो रिजल्ट होंगे सेम नहीं है। कैसे अलग हो जाते हैं एक दूसरे से इनके परिणाम, उन चीज़ों को यहाँ पे समझना जरूरी है, और वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत। क्योंकि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है पूरे ज्योग्राफी का एक कोर पार्ट है। हम कहें कि ये ज्योग्राफी का हॉट स्पॉट है। बिना इसको समझे अगर मैं दावा करता हूँ कि प्रीवियस 3 क्लासेस या 4 क्लासेस और आने वाली 3 क्लासेस अगर आप समझ पाते हैं तो आपके लिए ज्योग्राफी समझना आसान हो जाएगा, चाहे वो यूपीएससी के व्यू से हो या स्टेट पीसीएस के व्यू से हो या किसी भी एग्जाम के व्यू से हो या नॉर्मल आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं उसके व्यू से भी हो, तो ये सबके लिए इक्वल बेनिफिट देगा। और चूंकि ये कंसेप्ट पर आधारित है तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसका हायर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, या तो यूपीएससी के लिए या स्टेट पीसीएस के लिए। तो इन चीज़ों को बारीकी से समझना जरूरी है। तो अब हम देखते हैं जब ये टक्कर होता है तो कौन कौन से सिचुएशन क्रिएट होते हैं। टक्कर के अंतर्गत हमने देखा था, प्रीवियस टक्कर भी जब हुआ था, यानी कि जब मूवमेंट हो रहा था महासागरीय महाद्वीपीय, तो यहाँ पे गर्त का निर्माण हो रहा है। ये वाला क्षेत्र गर्त का निर्माण हो रहा है, गर्त का निर्माण हो रहा है। गर्त क्या था इसको मैंने उस टाइम में भी क्लियर किया था, यानी प्रीवियस क्लास में भी क्लियर किया था। गर्त कुछ नहीं है, सीधा मतलब है कि ये समुद्र के अंदर की खाई है। एक खाई है जो सामान्य सतह से ज़्यादा गहरा होता है, जैसे कि महाद्वीपीय सतह पे भी हम खाई देखते हैं। तो उसी तरीके से जब दो प्लेट टक्कर खाते हैं तो सामान्यतः 2 प्लेट टक्कर खाएंगे, चाहे कोई भी प्लेट टक्कर खाए, इन तीनों प्लेटों में से कोई प्लेट टक्कर खाए, एक चीज़ का होना तो तय है कि
यहाँ पे गर्त का निर्माण होगा, यानी कि खाई का निर्माण होगा, ट्रेंच का निर्माण होगा। और ट्रेंच का निर्माण कहाँ होगा? समुद्री क्षेत्र में होगा, यानी कि महासागरीय क्षेत्र में होगा। तो पहला कंडीशन हम देखते हैं, यहाँ पे पहला कंडीशन बनाते हैं, जब महासागरीय और महासागरीय टक्कर होता है। इसी तरीके से हम स्लोली धीरे धीरे इसको समझेंगे, एरो के से निशान देकर कि एक के बाद, जैसे अभी प्रक्रिया हो रही है कि दो प्लेट टक्कर खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या प्रोसेस हो रहा है, फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होगा। तो जब महासागरीय टक्कर खाती हैं तो यहाँ पे सीधा बात है कि गर्त का निर्माण होता है। गर्त का निर्माण कहाँ होता है ये भी जरूरी है, क्योंकि दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेट में से किसी न किसी प्लेट के अंतर्गत गर्त का निर्माण होना चाहिए, किसी एक प्लेट पे गर्त का निर्माण होना चाहिए, ये जरूरी है। तो एक चीज़ देख रहे हैं हम यहाँ पे कि प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है भारी और उसकी गति अधिक होने के कारण ये महाद्वीपीय या ये महासागरीय प्लेट के अंतर्गत क्षेपित हुआ है, यूरेशियन प्लेट के अंतर्गत क्षेपित हुआ है, सबडक्शन हुआ है इसका, ये अंदर की तरफ आया है, ये प्लेट अंदर नहीं गया है। प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है अंदर की तरफ गया, किसके अंदर की तरफ गया है? तो यूरेशियन प्लेट के अंदर गया है और उसका क्षेपण हुआ है, यानी कि प्रशांत महासागरीय प्लेट का सबडक्शन यूरेशियन प्लेट के अंदर हुआ है। तो गर्त का निर्माण वहाँ होता है जिस प्लेट का क्षेपण होता है, जिस प्लेट का सबडक्शन होता है, जो प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंस जाती है उस प्लेट पे गर्त का निर्माण होता है। तो गर्त का निर्माण क्षेपित प्लेट, क्षेपित प्लेट, यहाँ पे है सबडक्शन वाले प्लेट पर। दो तरह के दो कंडीशन हम अभी तक देख पाए हैं, एक गर्त का निर्माण हो रहा था महासागरीय महाद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत, और एक गर्त का निर्माण हो रहा है महासागरीय प्लेट के टक्कर के बाद। यहाँ पे जो महासागरीय और महाद्वीपीय टक्कर के कारण गर्त का निर्माण हुआ है वो अमेरिकी प्लेट के ईस्टर्न साइड में, अमेरिकी प्लेट के ईस्टर्न साइड में, सॉरी वेस्टर्न साइड में हुआ है, अमेरिकी प्लेट के वेस्टर्न साइड में हुआ है और तट के समीप है। किसके तट के? तो अमेरिकी प्लेट के तट के समीप हुआ है उसका गर्त का निर्माण। इसके अंतर्गत जो प्लेट का निर्माण हुआ है तट के समीप हुआ है, याद रखने वाला चीज है। लेकिन जब महासागरीय प्लेट का टक्कर हो रहा है तो गर्त का निर्माण, चूंकि दोनों महासागर है, दोनों प्लेट महासागर है, तो गर्त का निर्माण भी तट के किनारे नहीं होकर बल्कि महासागर के बीचों बीच ही होगा कहीं ना कहीं। यदि यूरोपियन प्लेट, यदि अमेरिकी प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच टक्कर हो रहा है या संचलन हो रहा है तो यहाँ पे तट के समीप हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों प्लेट जो है महासागरीय प्लेट हैं। तो जब महासागरीय प्लेट का टक्कर हो रहा है तो कोई भी गर्त का अगर निर्माण हो रहा है तो महासागर के बीच में ही होगा, तट से दूर होगा। तो यहाँ पे जो गर्त का निर्माण होगा वो तट से दूर होगा। किसका निर्माण? तो गर्त का। और यहाँ पे तट के समीप किसका निर्माण? तो गर्त का। तो गर्त के संबंध में जो चीज़ें हमें देखना था अभी हम उन चीज़ों को देख पा रहे हैं कि गर्त जो होता है, जिन प्लेट का सबडक्शन होता है, जो प्लेट क्षेपित होते हैं, उन प्लेटों पर ही ज़्यादातर या सामान्यतः हम बोल सकते हैं कि सामान्यतः उन प्लेटों पर ही गर्त का निर्माण होता है। गर्त जो होते हैं, क्षेपित प्लेट जब होता है, जब ये एक दूसरे के अंदर क्षेपित हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो दूसरे प्लेट पर गर्त का निर्माण हो रहा है। और गर्त का निर्माण जो होता है, किसी भी प्लेट का टक्कर हो, चाहे ये पहला कंडीशन हो, दूसरा कंडीशन हो या तीसरा कंडीशन हो, इन तीनों के अंतर्गत गर्त का निर्माण होना तय है, गर्त निर्माण होंगे। अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं। जो कंडीशन इसके अंतर्गत
हुआ था पहले कंडीशन के अंतर्गत, जो परिणाम इसके अंतर्गत आए थे और इसके अंतर्गत नहीं आ रहे हैं महासागरीय टक्कर के अंतर्गत, उसको सबसे लास्ट में देखेंगे कि आखिर क्या कारण है कि वहाँ पे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो दूसरा कारण हम देखते हैं, यहाँ पे ज़रूरी है एक चीज़ यहाँ से आप मिटा दें, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखनी होंगी अब, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि ये जो है प्लेट के क्षेपित होने के कारण, प्लेट जब क्षेपित होता है, प्लेट क्षेपित होता है, तो हमने प्रीवियस क्लास के अंतर्गत भी पढ़ा था, क्षेपित होने के बाद इसके प्लेट की ये प्लेट जो है इसमें टूटने फूटने की प्रक्रिया होती है। टूटेंगे फूटेंगे, जब गति हो रहा है, एक दूसरे से टक्कर खा रहे हैं तो प्लेट टूटेंगे, टूटने फूटने या भ्रंशन की क्रिया होती है, भ्रंशन की क्रिया होती है। और इस भ्रंशन के कारण क्या होता है, क्या है, तीव्र गति से यानी काफ़ी तेज गति से कंपन होता है और इसी कंपन के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है, भूकंप की। इस पे हम ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये कंडीशन इस पे भी लागू हो रहा था, ये वाला कंडीशन, भूकंप वाला कंडीशन जो है इस पे भी लागू हो रहा है और आने वाले जो टक्कर होंगे महाद्वीपीय टक्कर, उसके अंतर्गत भी हम देखेंगे कि भूकंप आ रहा है या भूकंप आने की संभावना बढ़ रही है। तो इसीलिए इसको ज़्यादा जोर न देते हुए जिन चीज़ों को हमें देखना है उसको देखते हैं। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि भूकंप आएगा इन टक्कर के बावजूद भी, क्योंकि प्लेट जो है टूटेंगे फूटेंगे, उनका भ्रंशन होगा और जब भ्रंश होंगे तो उसमें तीव्र गति से कंपन होगा, वाइब्रेट करेगा और वाइब्रेट से ही भूकंप की उत्पत्ति होती है। इन चीज़ों को भी हम जानते हैं। अब तीसरा कंडीशन, या हम देखते हैं कि सी कंडीशन क्या है, सी वाला कंडीशन क्या है, सी कंडीशन के अंतर्गत क्या होगा। तो ये जब प्लेट क्षेपित होते हैं, जब कोई प्लेट किसी प्लेट के अंदर क्षेपित होता है, अंदर धंस जाता है या नीचे की तरफ जाता है, जब उसका सबडक्शन होता है तो ये गहराई में जाता है, अधिक गहराई में जाता है। क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी के अंदर की परतों में जब हम जाएं या पृथ्वी के अंदर की परतों में जाने पर तापमान जो है वृद्धि होता है, टेम्परेचर जो है इंक्रीज करता है और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी कारण जब इस प्लेट का क्षेपण अधिक हो जाता है, अधिक गहराई में होता है, इस प्लेटों का क्षेपण अधिक गहराई में होने के कारण इन क्षेत्रों का, इन प्लेटों का आंशिक गलन होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्लेट गलेंगे, आंशिक गलन होगा। और जब आंशिक गलन होगा तो क्या प्रक्रियाएं होंगी, मैग्मा का निर्माण होगा, लावा का निर्माण होगा। और जब लावा बनेंगे, लावा बन जाएंगे तो आंतरिक परतों को तोड़ते हुए जब ये सतह पर आएंगे तो हम बोलेंगे कि ज्वालामुखीय प्रक्रिया हो रही है। कि इन क्षेत्रों में भी हम देख पा रहे हैं कि ज्वालामुखीय प्रक्रिया हो रही है। जब इसके अध्ययन को हमने किया है, इनके बारे में जब अध्ययन किया तब भी हम देख रहे थे कि ज्वालामुखीय प्रक्रिया हो रही है। इसके अंतर्गत भी हम देख रहे हैं कि ज्वालामुखीय प्रक्रिया हो रही है। इसके अंतर्गत भी भूकंप की उत्पत्ति हो रही थी और इसके अंतर्गत भी भूकंप की उत्पत्ति हो रही है। आप इसको समझने के लिए पहले प्रीवियस क्लास आपको देखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट इस क्लास को अगर अटेंड कर रहे हैं तो ये आपके लिए समझना कठिन है, मुश्किल है। तो अगर आप इस क्लास को समझना चाहते हैं बेहतर तरीके से तो आपको जितने प्रीवियस क्लास हैं उसको समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं अभी क्लास ले रहा हूँ ये सारे क्लास से जुड़ा हुआ है। और इसको पढ़ाने के लिए ही, महाद्वीपीय विस्थापन को पढ़ाने के लिए ही जो चीज़ हमें पढ़ना था उसको कंसेप्ट के रूप में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। तो अगर आप उसको देख पाते हैं, उसको समझ पाते हैं तो इन चीज़ों को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट या जो छात्र इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर चल क्या रहा है, लगता है कि कुछ अजीब सा चीज़ हो रहा है, तो ये कुछ भी अजीब नहीं हो रहा है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रीवियस क्लास को अटेंड करें, उसको देखें और समझें। वो भी कंसेप्ट है, जब आप उसको समझ पाएंगे तो आपके लिए ये समझना भी आसान हो जाएगा। तो ये तीसरा कंडीशन देखते हैं, अधिक गहराई में जब क्षेपित होते हैं, अधिक गहराई में प्लेट के क्षेपित होने से, जब ये प्लेट क्षेपित हो रहे हैं अधिक गहराई में तो होता क्या है, इनका आंशिक गलन होता है, ये मेल्ट कर जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो कोई भी पदार्थ मेल्ट कर जाएगा, कोई भी पदार्थ गल जाएगा, सामान्य प्रक्रिया है।
चूँकि टेम्परेचर पृथ्वी के अंदर काफ़ी ज़्यादा है तो प्लेट के गलने के लिए काफ़ी है, तो प्लेट गल जाते हैं और इसी आंशिक गलन के कारण मैग्मा की उत्पत्ति होती है। मैग्मा की उत्पत्ति होती है और यही मैग्मा आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर आता है। आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर आता है, तब जाकर ज्वालामुखीय प्रक्रिया होती है। ज्वालामुखीय प्रक्रिया होती है। अब ये चीज़ यहाँ से हम समझते हैं, चूँकि ये परत इसका आंशिक गलन हुआ है, ये परत गला है और यहाँ पे मैग्मा का निर्माण हुआ है इन क्षेत्रों में। ये मैग्मा जब आंतरिक परतों को तोड़ते हुए पृथ्वी के सतह पर या महासागरीय सतह पर जब इनका उद्गार होगा तो ज्वालामुखीय प्रक्रिया होती है और ज्वालामुखीय प्रक्रिया के अंतर्गत भूकंप आने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। जिन भी क्षेत्र में अगर ज्वालामुखी आता है तो ज्वालामुखी अपने साथ भूकंप की उत्पत्ति करता है, ये तय है। ज्वालामुखी के साथ भूकंप की उत्पत्ति हो सकती है, तो ये क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से भी खतरनाक है या संवेदनशील है। तो ये जब मैग्मा आंतरिक परतों को तोड़ते हुए महासागरीय सतह पर आती है तो ज्वालामुखीय प्रक्रिया कहलाती है या ज्वालामुखीय प्रक्रिया होती है। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे जापान का निर्माण, जापान एक द्वीप है। ज्वालामुखीय प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की सतह पर या समुद्री सतह पर बहुत सारे द्वीपों का निर्माण हुआ है। उन्हीं द्वीपों में इसी ज्वालामुखीय प्रक्रिया के कारण, इसी महासागरीय टक्कर के कारण, महासागरीय प्लेट और महासागरीय प्लेट के टक्कर संचलन के कारण, मूवमेंट के कारण, गति के कारण, यही कहे कि इसी विस्थापन के कारण यहाँ पे जापान का निर्माण हुआ है, फिलिपाइन का निर्माण हुआ है, इंडोनेशिया का निर्माण हुआ है। इन्हीं दोनों प्लेटों के संचलन के कारण, मूवमेंट के कारण, यानी कि यूरेशियन प्लेट के टक्कर खाने से और प्रशांत महासागरीय प्लेट के टक्कर खाने से महासागरीय सतह पर इंडोनेशिया, फिलिपाइन और जापान के द्वीपों का निर्माण हुआ है। यानी इनके निर्माण के लिए, इन द्वीपों के निर्माण के लिए जापान, इंडोनेशिया और फिलिपाइन, इन द्वीपों के निर्माण के लिए कौन सा संचलन जिम्मेदार है? तो उसके लिए अभिसारी संचलन जिम्मेदार है। अभिसारी संचलन जिम्मेदार है। और अभिसारी संचलन के अंतर्गत कौन सा संचलन जिम्मेदार है? तो महासागरीय टक्कर या संचलन या मूवमेंट इसके लिए जिम्मेदार है। अब हम देख रहे हैं, एक चीज़ और देख रहे हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है, जो प्लेट सीमांत वाला क्षेत्र है, वहाँ पे ज्वालामुखीय प्रक्रिया तो हो ही रही है। प्लेटों के टूटने के कारण भूकंप भी आ रही है और ज्वालामुखी अपने साथ भूकंप की प्रक्रिया को भी लाती है। यानी कि ये सीमांत जो है भूकंप और ज्वालामुखी के दृष्टि से एक संवेदनशील क्षेत्र है, सेंसिटिव एरिया है। यहाँ भूकंप आने की संभावना या सामान्य बात है यहाँ का भूकंप आना और ज्वालामुखीय प्रक्रिया होना, क्योंकि ये प्लेट सीमांत पर इनका निर्माण हुआ है। इन क्षेत्रों का निर्माण प्लेट के बाउंड्री के पास हुआ है, सीमांत पे हुआ है, सीमा पे हुआ है। तो ये क्षेत्र जो है ज्वालामुखी के संदर्भ में या भूकंप के हिसाब से, दोनों हिसाब से ये संवेदनशील क्षेत्र है। तो अभी तक हमने 3 कंडीशन देखे। पहले के अंतर्गत देखा कि गर्त का निर्माण हो रहा है, दूसरे के अंतर्गत देखा कि भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, और तीसरे कंडीशन के अंतर्गत देखा कि ज्वालामुखीय प्रक्रियाएं द्वारा इन क्षेत्रों में इन द्वीपों का निर्माण हुआ है। और वर्तमान में भी ये क्षेत्र ज्वालामुखी और भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील या सेंसिटिव एरिया है। अब हम चलते हैं चौथे कंडीशन के तरफ, जो यहाँ पे घटित नहीं होता है, जो रिजल्ट यहाँ पे नहीं होता है। आखिर उसका कारण क्या है? जो रिजल्ट यहाँ पे हो रहा था महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर के अंतर्गत, संचलन के अंतर्गत, इन 2 प्लेटों के जब टक्कर हो रहे थे, ये जो 2 प्लेट एक दूसरे से मिल रहे थे, तो जिन चीज़ों का निर्माण हो रहा था, जो संभावनाएं बन रही थी, जिन आकृतियों का निर्माण हुआ, वो आकृति का निर्माण इन क्षेत्रों में नहीं हो पाया। उसके कारण क्या थे उनको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या।
जब महासागरीय प्लेट टक्कर खाते हैं, यानी कि प्लेटों के टक्कर से होता क्या है, सबको पता है, हम कई क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि संपीड़न मूलक बल उत्पन्न होता है, फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन, यानी कि दबाव लगेगा, संपीड़न मूलक बल लगेगा। एक प्लेट दूसरे प्लेट पे दबाव डालेंगे, कंप्रेशन होगा, संपीड़न होगा और उसके कारण संपीड़न मूलक बल लगता है। इन क्षेत्रों में महासागरीय में प्लेटों के टक्कर से संपीड़न मूलक बल तो उत्पन्न होता है, क्योंकि हमें पता है कि संपीड़न मूलक बल जब उत्पन्न होता है प्लेटों के सीमांत पर तो वलन की प्रक्रियाएं होती है और उसके बाद मुर्दार पर्वत की उत्पत्ति होती है। मुर्दार पर्वत के रूप में जैसे हिमालय की उत्पत्ति मुर्दार पर्वत है, एंडीज पर्वत मुर्दार पर्वत है, रॉकी पर्वत मुर्दार पर्वत है, कोस्टल माउंटेन उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका को जोड़ा मुर्दार पर्वत है। तो जब भी टक्कर होता है संपीड़न मूलक बल लगेगा तो संभावनाएं होती हैं कि मुर्दार पर्वत का निर्माण हो। लेकिन इन क्षेत्रों में महासागरीय टक्कर के होने के बावजूद, प्लेटों के टक्कर होने के बावजूद संपीड़न मूलक बल भी लगता है, फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन भी कार्य कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मुर्दार पर्वत का निर्माण नहीं होता है, ये इम्पोर्टेंट है, मुर्दार पर्वत का निर्माण नहीं होता। किन क्षेत्रों में? यूरेशियन प्लेट यानी कि महासागरीय प्लेट जब टक्कर खाते हैं तो वहाँ पे मुर्दार पर्वत का निर्माण नहीं होता। इसका एक सिंगल सा कारण है कि यहाँ अवसादों का निक्षेपण नहीं होता है, अब अवसादों का निक्षेपण क्या है, तो इसको डेन्यूडेशन यानी अन्नच्छादन की प्रक्रिया के अंतर्गत हमने 2 क्लास के अंतर्गत डेन्यूडेशन के पूरे प्रोसेस को हम समझ पाए हैं। अगर आप डेन्यूडेशन आपको नहीं समझ में आता है कि अवसादों का निक्षेपण क्या है, डिपॉजिट ऑफ सेडिमेंट क्या है, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो डेन्यूडेशन से रिलेटेड क्लास जो है 2 क्लास है, आप उसको कवर करें, उसके बाद आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि अवसादों का निक्षेपण क्या है। तो अवसादों का निक्षेपण नहीं होने के कारण थोड़ा सा मैं यहाँ बताऊंगा कि अवसादों का निक्षेपण क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट में, लेकिन इतना समझ लेना है कि मुर्दार पर्वत का निर्माण नहीं होने का सीधा सा कारण है कि यहाँ अवसादों का निक्षेपण नहीं हुआ है, और अवसादों का निक्षेपण नहीं होने के कारण मुर्दार पर्वत का निर्माण नहीं हुआ है। 3 चीज़ें इन दोनों में समानताएं हैं, 3 चीज़ों का समानताएं दोनों टक्कर में हम देख रहे हैं। पहला कि भूकंप की उत्पत्ति होती है दोनों संचलन में, दोनों मूवमेंट में, ज्वालामुखीय प्रक्रियाएं भी होती है दोनों मूवमेंट में, दोनों प्रक्रियाओं में, और गर्त का निर्माण होता है, ट्रेंच का निर्माण होता है, खाई का निर्माण होता है। दोनों प्रक्रियाओं के अंतर्गत हम ये प्रोसेस देख पा रहे हैं कि इनका ये प्रक्रियाएं चल रही हैं। लेकिन चौथा जो कंडीशन है कि मुर्दार पर्वत का निर्माण होता है, वो मुर्दार पर्वत का निर्माण इस संचलन के अंतर्गत हो रहा है, लेकिन इस संचलन के अंतर्गत इस प्रकार की प्रक्रियाएं नहीं हो रही हैं। इसके क्या कारण है? तो उसका कारण है अवसादों का निक्षेपण नहीं होना। तो अवसाद के निक्षेपण क्या है, थोड़ा सा इसको हम डेन्यूडेशन प्रोसेस को थोड़ा सा यहाँ से कवर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये कार्य करता है। हम आगे के क्लास में हम देख रहे हैं, जब बार बार हम पढ़ रहे हैं कि वलन की प्रक्रिया के द्वारा मुर्दार पर्वत का निर्माण होता है, हम यहाँ पे बस अभी सुन रहे हैं कि वलन की प्रक्रिया के द्वारा मुर्दार पर्वत का निर्माण, लेकिन हम इसकी पूरी प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में। जैसे हमने बोला अप्लाइड के अंतर्गत क्या था, महाद्वीपीय विस्थापन जब हो रहा है तो उसके क्या परिणाम हो रहे थे उसको भी हमें पढ़ना है। हम देख रहे हैं कि भूकंप होती है, हम भूकंप को भी पढ़ने वाले हैं काफ़ी विस्तार से कि भूकंप के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कितने कारण हो सकते हैं भूकंप आने के, ज्वालामुखी आने के कितने कारण हो सकते हैं, उनसे निर्मित आकृतियाँ क्या हो सकती हैं, भूकंप की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं, कॉज क्या हो सकता है। तो इन चीज़ों को हम देख रहे हैं कि पर्वत का निर्माण हो रहा है,
तो इन पर्वतों का निर्माण कैसे हो रहा है, पूरा हम पर्वत रचना के अंतर्गत इसको बड़ी विस्तार से पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जब यहाँ पे बात आ गई है कि अवसादों का निक्षेपण नहीं होने के कारण, हम जब पर्वत रचना पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत हम पूरे प्रोसेस को देखेंगे कि किन क्षेत्रों में पर्वत का निर्माण हो रहा है और किन क्षेत्रों में पर्वत का निर्माण नहीं हो रहा है। लेकिन ये नेक्स्ट क्लास की बातें हैं। इस क्लास को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हम डेन्यूडेशन को पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा समझेंगे 5 मिनट के अंतर्गत और समझ पाएंगे कि कैसे क्या होता है या कौन से कंडीशन उत्पन्न होता है। डेन्यूडेशन के अंतर्गत हमने देखा था कि उच्चावत का निम्नीकरण होता है। उच्चावत यानी ऊंचे क्षेत्रों का निम्नीकरण होता है। ऊंचे क्षेत्र जो हैं वो टूट फूट के समतल होने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं और ये प्रक्रिया और ये कार्य जो होता है उसको हम बोलते हैं डेन्यूडेशन। उच्चावच क्या है हमारा? उच्चावच जो है हमारा पर्वत, पठार, ये हमारे उच्चावच हैं। और जब इनका निम्नीकरण होता है, जब इनका क्षयन होता है, तब ये बराबर समतल की एक प्रक्रिया को यानी पूरे सतह को बराबर करने की एक प्रक्रिया काफ़ी समय से चलती आ रही है और ये प्रक्रिया लगातार लाखों करोड़ों वर्षों तक चलती रहती है। ये प्रोसेस डेन्यूडेशन कहलाता है, यानी कि उच्चावच का निम्नीकरण करना, ऊंचे स्थानों का समतल कर देना, सबके स्थान को समतल कर देना, ये सामान्यतः डेन्यूडेशन कहलाता है, अन्नच्छादन कहलाता है। इतना आसान नहीं है, हमने इसको, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि 2 क्लासों के अंतर्गत हमने इसको पूरा कवर किया है। तो अगर बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो उस क्लास को अटेंड करें, नहीं तो सामान्य रूप से एक समझ बनाए यहाँ पे डेन्यूडेशन को लेकर कि डेन्यूडेशन जो है ऊंचे क्षेत्रों को, उच्चावच को क्षयन के द्वारा निम्नीकरण की प्रक्रिया अन्नच्छादन कहलाती है। अन्नच्छादन में हम देखते हैं कि 3 प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस वेदरिंग कहलाता है, दूसरा जो होता है इरोजन यानी कि अपर्दन, और तीसरा जो प्रोसेस है वो मास वेस्टिंग कहलाता है। वेदरिंग के अंतर्गत देखते हैं क्या होता है। वेदरिंग के अंतर्गत हम देखते हैं कि चट्टानों, पठारों या किसी भी चट्टान का, चाहे इग्नियस रॉक हो या सेडिमेंट्री रॉक्स हो या मेटामॉर्फिक रॉक्स हो, वेदरिंग के प्रोसेस के द्वारा उनमें टूटने फूटने की प्रक्रिया होती है। और जब ये टूट फूट जाते हैं, जब ये चट्टान टूट फूट जाते हैं तो अवसाद में बदल जाते हैं। ये अवसाद कहलाते हैं। टूटकर वहीं पे बिखर गए, बड़ा टुकड़ा, पहाड़ क्या है? एक बड़ा टुकड़ा है। जब वो टूटता बिखरता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, टूट जाता है, और यही छोटा छोटा टुकड़ा अवसाद कहलाता है। और इन अवसादों का जो होता है निक्षेपण होता है किसके द्वारा? तो अपर्दन के कारकों द्वारा। वायु, नदी, हिमनद, समुद्रीय तरंग, इनके द्वारा इन अवसादों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। वेदरिंग के द्वारा जो है क्या हुआ? अवसादों का निर्माण हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों का निर्माण हुआ, यानी कि अवसाद का निर्माण हुआ। और अपर्दन के कारकों द्वारा इनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण हुआ। एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपर्दन के कारक इनको ले गए और निक्षेपित किए। चूंकि निक्षेपित किए, जब वहाँ पे अवसादों का एक भंडार हो जाता है और अवसादों का एक पूरा लेयर बन जाता है। चूंकि महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर जहाँ हो रहा था वहाँ पे अवसाद मौजूद थे, वहाँ पे अवसाद का लेयर काफ़ी ज़्यादा था। इसी के कारण कोस्टल माउंटेन का निर्माण हुआ, रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ। इसी के कारण जो है एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। वहाँ पे अवसाद पहले ही से थे, टक्कर से पहले यानी मूवमेंट से पहले ही वहाँ अवसादों का निक्षेपण हो गया था। तब जाकर वहाँ पे मुर्दार पर्वत का निर्माण हुआ। मुर्दार पर्वत को हम अवसादी चट्टान भी बोलते हैं या अवसादी पर्वत भी बोलते हैं, क्योंकि उनका निर्माण ही अवसाद से हुआ है। इसलिए हम उसको, मुर्दार पर्वत को अवसादी पर्वत भी बोलते हैं। हिमालय को हम अवसादी पर्वत बोल सकते हैं, रॉकी पर्वत को अवसादी पर्वत बोल सकते हैं, एंडीज पर्वत को अवसादी पर्वत बोल सकते हैं। तो जो भी मुर्दार पर्वतें हैं उनका निर्माण अवसादों से हुआ है। तो यहाँ पे जो था कंडीशन, अवसाद थे, लेकिन जब महासागर और महासागरीय टक्कर हो रहा है तो अवसादों का निक्षेपण कहाँ होगा? तटीय क्षेत्र में होगा, न कि महासागर के बीच में। महासागर के बीच में स्थानांतरण करने के लिए अपर्दन के कारक उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है। लेकिन अवसादों का निक्षेपण जो होता है तटीय क्षेत्रों में होता है। और ये टक्कर जो हो रहा है महासागर के बीच में हो रहा है। और महासागर के बीच में ही होने के कारण, महासागर के बीच में होने के कारण अवसादों का निक्षेपण महासागर के नितल पे नहीं होने के कारण, यानी
महासागरों के बीच में ये टक्कर हो रहा है, महासागरों के बीच में ये वाला टक्कर हो रहा है, और महासागरों के बीच में जो है अवसाद जो है अनुपस्थित है, अवसाद अनुपस्थित है ही नहीं वहाँ पे। अवसाद अनुपस्थित है तो मुर्दार पर्वत का निर्माण नहीं होगा, मुर्दार पर्वत का निर्माण नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझ पाए। इन दोनों में भी आप कंपैरिजन कर पा रहे होंगे, अपसारी संचलन और इसके अंतर्गत या ये दोनों के अंतर्गत। ये चीज़ें जटिल नहीं है, मैंने इसको कोशिश किया है कि एक काफ़ी आसान तरीके से, आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में इसको मैं यहाँ पे समझाऊं, या जितनी मेरी क्षमता है जितने आसान तरीके से समझाने के लिए। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो इसका सिर्फ एक कारण है कि आप प्रीवियस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं, जो कि इसका कंसेप्ट है। इसको समझने के लिए प्रीवियस क्लास का जो है कंसेप्ट है, अगर उसको आप नहीं समझते हैं तो इस क्लास को समझना आसान नहीं होगा। तो अगर आप नेक्स्ट क्लास को भी समझना चाहते हैं बेहतर तरीके से तो इन क्लासों को अटेंड करें, पिछले जितने क्लासें हैं सबको अटेंड करें, उसके बाद आप नेक्स्ट क्लास को आसानी से समझ पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। कल के क्लास के अंतर्गत हम कवर करेंगे महाद्वीपीय टक्कर या संचलन या मूवमेंट, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि हिमालय पर्वत की निर्माण कैसे हुई, कौन से चरण में, कितने चरण में हिमालय पर्वत की निर्माण हुई। इसके अंतर्गत हम हिमालय के रचना के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे उसको। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।